हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है, सीटेट के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस होता है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से करके और फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट्स में ही आप सीटेट को क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी को क्लियर नहीं करोगे तो वैकेंसी हैं, आपको उनमें मौका नहीं मिलेगा। और ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, इससे आपको जॉब नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद ही जो नेक्स्ट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं आप उनको क्वालिफाई कर पाएंगे। नंबर फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ सीटेट, यानी कि सीटेट होता क्या है। हर स्टेट लेवल पे एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे भी एक टीचिंग एलिजिबल टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं सीटेट। अब सीटेट को देने के फ़ायदे क्या क्या हैं। सीटेट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, तो सीटेट देने के बाद आप किसी भी स्टेट में किसी भी वैकेंसी में, चाहे फिर वो यूपी की सुपर टेट हो या फिर राजस्थान की रीट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, दिल्ली के डीएसएसबी हो, केंद्रीय विद्यालय के हों, नवोदय विद्यालय के हों, तो इसको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, क्योंकि पहले तो ये 2 बार होता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये पिछले 2 साल से आपको 1 साल में एक ही बार देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमें इसे क्वालिफाई करना बहुत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होते हैं उन्हें आप नहीं दे पाएंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये आपके हर स्टेट में अलाउड है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से हो, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में आप यूपी टेट दे सकते हो, वो सिर्फ यूपी में ही अप्लाई होगा, उसके बाद आप उसको किसी अदर स्टेट में यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोड क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम ओएमआर सीट पे देना है या फिर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। तो अभी लास्ट 2 ईयर तक ये हमारा जो था ओएमआर को हमें भरना होता था और उसी पे हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा था, बट अभी ये क्या हो गया है, अब इसको आपको लास्ट ईयर से आपको इसको ऑनलाइन देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग एक बुकलेट से पढ़ते हैं और फिर ऑनलाइन स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। क्योंकि मैंने दोनों तरीके से एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का। इसलिए मेन चीज़ जो होती है, अगर आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो पहले आप अपने फ़ोन पे या लैपटॉप पे किसी पे भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैं भी बताऊंगी आप क्या कर सकते हो। उसके बाद होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, ये हमारा होता है 150 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपको 90 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको मतलब 90 तो बहुत ही मिनिमम मार्क्स है, और इतना इससे कम से कम आप 120 का टारगेट लेके चलोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए 90 तो क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा स्कोर लेके चलना है ताकि आपको फिर ये 90 के आसपास, क्योंकि अगर 90 ही लेके चलोगे, मान लो 90 से 1 नंबर कम हो गया तो समझ लो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक हाई टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट है हमारा मार्किंग। अब क्या इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। ओके, नो निगेटिव मार्किंग। वैलिडिटी अभी तक तो शायद कुछ 7th ईयर की हुआ करती थी वैलिडिटी, बट अब इन्होंने लास्ट ईयर से लाइफ टाइम वैलिडिटी को कर दिया है। तो आप कभी भी इसको देते हो तो एक बार अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो इसको आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। ये है हमारा एलिजिबिलिटी, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप सीटेट देना चाहते हो तो कम से कम आपको एलिजिबिलिटी तो चाहिए उसकी। तो एलिजिबिलिटी या तो आपने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया होगा, अदरवाइज़ आपने डीएलएड किया होगा, उसके बाद आपने बीएड अपर लेवल के लिए होता है, बट अब इन्होंने इसको प्राइमरी लेवल पर भी अलाउड कर दिया है। बीएड किया होगा या फिर दिल्ली में इसको जेबीटी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा अगर किया है तो आप इसको देने के लिए एलिजिबल हो। आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इसको देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ओके,
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा सिलेबस क्या होता है इसका। सिलेबस में फर्स्ट होता है इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका CDP। ओके, नेक्स्ट हमारी होती हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी आ जाती हैं हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लेना है, ये 20 भाषाओं में होता है पेपर। तो आपकी जो लैंग्वेज अच्छी है, जिसमें आपकी कमांड है, आप उसको एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज कर सकते हो, और जो आपकी नॉर्मल है उसको आप सेकेंड लैंग्वेज चूज कर सकते हो। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, उनकी जो अच्छी लैंग्वेज होती है वो सेकेंड में कर देते हैं और फर्स्ट लैंग्वेज कोई अदर लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। उससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जो सेकेंड लैंग्वेज वो थोड़ी सी इजी आती है मुकाबले इसके कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि उसमें आपकी कमांड है, आपने फर्स्ट उसको चूज किया है, तो इसलिए आपको अच्छे से उस चीज़ को समझना चाहिए। मैं एंड थर्ड आता है हमारा मैथ्स। मैथ वही नॉर्मल मैथ आती है, कोई इतनी ज़्यादा मैथ नहीं आती है। 6 to 8 की अगर आप बुक्स के NCERT को कवर कर लेंगे तो आपका ये अच्छे से कवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा EBS। EBS के लिए आपको NCERT की बुक्स 3 to 5 एज इट इज़ पढ़ लेनी है, क्योंकि उसमें वहाँ से पैराग्राफ दिया गया, उसमें जो स्टोरीज दी गई है वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैं इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश और इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, कॉम्प्रिहेंशन में ही आपकी ग्रामर को इसमें ऐड कर दिया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन देंगे, उसी में आपसे पूछ लेंगे अंडरलाइन वर्ड को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, आर्टिकल्स कहाँ पे कौन सा यूज, इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आपको नॉर्मल ग्रामर आनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये तो 30 नंबर का आपका चाइल्ड साइकोलॉजी ही आता है। हिंदी इंग्लिश इन दोनों में 15 नंबर की लैंग्वेज पेडागोजी आती है। क्या आती है? लैंग्वेज पेडागोजी। मैथ्स में भी 15 नंबर का तो जो आपका टिपिकल मैथ है वो आएगा, एंड 15 नंबर की आपकी आएगी मैथ्स पेडागोजी। EBS में भी आपका EBS फैक्ट से रिलेटेड आएगा 15 नंबर का, और 15 नंबर का आएगा आपका पेडागोजी। तो इन सबको मिला के अब आप देख ले, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका है CDP का। किसका है? अगर आपने CDP पे कमांड कर लिया, अब 30 नंबर ये और 15 यानी कि 60 नंबर ये। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 नंबर आपके किससे कवर हो जाते हैं? ये CDP की समझ से कवर हो जाते हैं। पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी होती है एक टीचर बच्चे को किस तरीके से समझेगा, किस तरीके से उसको पढ़ाएगा, किस तरीके से वो उसे हैंडल करेगा। एक क्लासरूम में आप बच्चों को कौन कौन से मेथड अपनाएंगे, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे किस तरीके से समझाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये। अगर आप इसको बोरिंग समझ के पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप जरा सा इसको समझ के पढ़ने की कोशिश करते हो, एक बच्चे पे अप्लाई करके पढ़ने की कोशिश करते हो, तो 100% श्योर आपका ये बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। ओके, सिलेबस को हम नेक्स्ट वीडियो में और भी डीपली इसके सब टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, बाल विकास में कौन से टॉपिक आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड अभी कोई और भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जय हिंद।